तो बच्चों वेक्टर रोटेशन करते हैं। वेक्टर रोटेशन के क्या कहने, तो ऐसा कर लेते हैं कि आर्गन प्लेन पर हम दो वेक्टर बनाते हैं और आप भी मेरे साथ साथ ही ड्रॉ कर लें तो अति उत्तम रहेगा। तो 3 पॉइंट्स हमने बना दिए और उससे दो वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। एक ये वेक्टर हो गया बच्चों Z2 माइनस Z1 और ये हमारा वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z1, ऐसे। ठीक। अच्छा, फिर क्या है, ये सपोज रियल एक्सेस है हमारी, ये हमारी रियल एक्सेस है। इस Z1 को थोड़ा अलग से बना देते हैं किनारे। तो ये हो गया Z1। अब ये जो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके आप रियल एक्सेस तक ले आइए सो दैट आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट उनके दिखने लगे। तो बच्चों ये हो गया से एंगल थीटा। तो हमारा जो ये वाला वेक्टर है दिस इज, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया थीटा, पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो एंगल है। अच्छा, और ये जो एंगल होगा, अब इसको थोड़ा सा समझ लें जरा बच्चों। देखो कैसे, जैसे ये हमारा जो पहला वेक्टर है Z2 माइनस Z1, इसको हम रोटेट किए से बाय एन एंगल अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ऐसे। तो अगर हम इसको एक अल्फा से एंगल से हमने रोटेट कर दिया तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, अब वो आर्ग्यूमेंट आएगा थीटा प्लस अल्फा। देखो 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 देखो, जैसे इसको अगर तुम थोड़ा पीछे बना लो तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दो, तो ये एंगल कितना है बच्चों, अल्फा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो अब क्या हो रहा है कि अपने पास जो ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों का आर्ग्यूमेंट भी अपने को दिख रहा है, लेकिन हमने ये जरूर कर दिया है कि वेक्टर Z3 माइनस Z1 तब मिला जब हमने इसको रोटेट कर दिया बाय एन एंगल अल्फा। तो दोनों के बीच में अल्फा एंगल है। अच्छा, रोटेट करने के अलावा हो सकता है कि इसकी लेंथ भी कम ज़्यादा कर दी हो। एक तो होता है कि आप केवल बस रोटेट कर दें, लेंथ जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी रहे, और एक ऐसा भी हो सकता है कि आप रोटेट भी कर दें और लंबाई भी कम ज़्यादा कर दें। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 माइनस Z1, वैसे तो वेक्टर है लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स ही। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? तो आप क्या करते हैं कि साहब उसका पहले तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर करते हैं उसका सिस, और जो भी आर्ग्यूमेंट तो सिस थीटा लिख दीजिए। तो Z2 माइनस Z1 के आर्ग्यूमेंट चूंकि थीटा है तो उसका ये पोलर फॉर्म हो गया। फिर दूसरा है कि आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज Z3 माइनस Z1, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड Z3 माइनस Z1, और उसका आर्ग्यूमेंट क्या लिखेंगे, सिस। उसका आर्ग्यूमेंट हो गया थीटा प्लस अल्फा, तो सिस थीटा प्लस अल्फा लिख दिए। ठीक है। अब देखो रोटेशन में हमें सीखना क्या है। रोटेशन में हमें सीखना ये है कि क्या करें कि जो हमारी सेकेंड रिलेशन है, सेकेंड जो रिजल्ट है, उसमें पहले को डिवाइड कर दो। सेकेंड बाई फर्स्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या दिखेगा। तो रिजल्ट दिखेगा बच्चों Z3 माइनस Z1, नीचे दिखेगा Z2 माइनस Z1। अच्छा, सामने देखो क्या दिखेगा, सामने दिखेगा Z3 माइनस Z1 का मॉड, और नीचे क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा Z2 माइनस Z1 का मॉड, और सिस थीटा प्लस अल्फा न्यूमरेटर है और सिस थीटा डिनोमिनेटर है। ऐसा नजर आएगा। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पहली इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो ये बेसिक हमें नजर आ रहा है। अब इसमें देखो एक काम और कर सकते हो, कैसे? देखो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए बच्चों। जैसे पहला रिजल्ट हम अभी बता रहे हैं क्या सीखने के लिए। पहला रिजल्ट तो यही सीखने के लिए है। थोड़ा अगर आप गौर से देखें इसको, तो
ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर बनी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? Z3 माइनस Z1 है, Z2 माइनस Z1 है। इसको अगर थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां से अभी रोटेशन की बात को थोड़ा दूसरे तरीके से सीखते हैं। देखो, ऐसे बहुत कुछ सीखने को बच्चों इस पूरे सेक्शन में। अच्छा, 2 अलग अलग मॉडुलस हैं तो आप एक साथ भी क्लब कर सकते हैं। तो मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी है ऐसा, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक सिस थीटा है, थीटा प्लस अल्फा है, नीचे सिस थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सिस अल्फा बचेगा ये। तो ये एक बहुत शानदार रिजल्ट हो गया। अब देखो इस रिजल्ट से हम क्या सीख पा रहे हैं। ये रिजल्ट क्या हमें कुछ बताता है? देखो बताता है। कैसे बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका मॉड्यूलस है, तो ये अल्फा उसका आर्ग्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये पोलर फॉर्म लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म होता है मॉड z सिस थीटा या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर हम आपसे कहें कि Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्ग्यूमेंट अल्फा है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको वेक्टर के बारे में सोचें तो नीचे वाले वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने पर ऊपर वाला वेक्टर आना चाहिए, ये मतलब है। जैसे हम कहें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री है, तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि Z2 माइनस Z1 वेक्टर को 60 डिग्री घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो Z3 माइनस Z1 आएगा। अगर यही आर्ग्यूमेंट माइनस 60 डिग्री होता तो क्या मतलब होता? तो मतलब होता है कि नीचे वाले को आप क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो अगर अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में लिखिए और उससे जो कुछ बना वो एक हमने पोलर फॉर्म लिख दिया उसका, और उस पोलर फॉर्म का आर्ग्यूमेंट अपने को दिख रहा है यहां पर अल्फा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा घुमाना पड़ेगा तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, है ना। तो पहले तो आप इतना नोट करें, पहले तो बच्चों इतना नोट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही एक स्टैंडर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर का। दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए लिख डालिए। ऐसे तो यहां से ये लिख सकते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट पूछा जाए Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 का, तो वो है अल्फा। तो इसके आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि एक वेक्टर है हमारा Z2 माइनस Z1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है हमारा Z3 माइनस Z1। तो वेक्टर Z2 माइनस Z1 इज रोटेटेड बाई एंगल अल्फा in anti-clockwise sense. In anti-clockwise sense, rotated by an angle alpha in anti-clockwise sense to get, या to get वेक्टर नहीं लिखना चाहिए, तो उसको ऐसे लिख देते हैं, टू गेट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर Z3 माइनस Z1। ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे वाले वेक्टर को अल्फा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो ऊपर वाले की डायरेक्शन मिलेगी, है ना। तो कभी भी अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों रेशियो दिया है और उस रेशियो का आर्ग्यूमेंट दे दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाले को
वेक्टर माने ऊपर वाले को भी वेक्टर माने तो नीचे वाले को अल्फा घुमाएंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल करके बताते हैं। इसको थोड़ा अगर आप थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे वाले को अल्फा एंगल से घुमाना है, अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है तो ऊपर वाला आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नीचे वाले को अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना है तो ऊपर वाला आएगा। सो यू कैन डू लाइक दिस, ठीक है। डन, ओके। तो अब क्या है कि जैसे हम ये समझ लिए इसका एक नाम भी है, बट आप नाम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, और याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कोनीज मेथड, ठीक। तो कोनीज मेथड क्या बताता है, दो अगर हमारे पास वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे लिखते हैं। सो दैट इज द कोनीज मेथड। अब जैसे इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो और बात क्लियर होगी। जैसे समझिएगा बच्चों ध्यान से। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि मान लेते हैं से ये चलो रियल एक्सेस है और एक से हमने क्या किया कि ये ओरिजिन ही है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है Z1 बच्चों और एक है Z2। ओरिजिन से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये एंगल लिखा हुआ है दोनों के बीच का से 60 डिग्री, लाइक से ऐसे। तो देखो इसको कोनीज मेथड से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप एक वेक्टर की तरह सोचें तो चूंकि ये नीचे वाला ओरिजिन है तो इस वेक्टर को आप Z2 वेक्टर लिख सकते हैं और इस वेक्टर को आप Z1 वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पोजीशन वेक्टर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो जीरो सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ होगा नहीं। तो अब देखो कोनीज मेथड से हम अगर आर्ग्यूमेंट के बारे में चेक करें तो आर्ग्यूमेंट कैसे नजर आएगा। देखो दो तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अगर Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट कोई लिखे तो कैसे लिखे। देखो जो नीचे वाला है उसको ऊपर, उसको एंटी क्लॉकवाइज जितना घुमाने पे ऊपर वाला है वही आर्ग्यूमेंट होगा Z1 और बाई Z2 का। तो Z2 को आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करिए, कितना दिख रहा है 60 डिग्री। तो नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज सेंस 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मतलब यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा इसी को उल्टा लिखें, अगर Z2 ऊपर कर दिया जाए Z1 नीचे कर दिया जाए तब। तो अब Z1 को क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ऊपर वाला आ रहा है ऐसे। तो फिर हम आर्ग्यूमेंट को कितना लिखेंगे यहां पर -60। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो। देखो Z1 को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है ऊपर आ जा रहा है, तो आर्ग्यूमेंट में माइनस का साइन लगा देना है। लेकिन अगर कोई अड़ जाए नहीं साहब हम तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो कर सकते हैं, तो Z1 को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करोगे तो कितना रोटेट करना पड़ेगा ऐसे। तो 60 डिग्री है तो ये 300 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई कहे कि नहीं साहब हम तो आर्ग्यूमेंट को 300 डिग्री लिखेंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये 300 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू है। नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू 180 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई इस तरह से सोचे कि हम 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तो प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू, ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। तो फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस 300 में 360 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि घटाना है ना।
तो 2 पाई के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से -60 ही आ जाएगा। ठीक, तो कभी भी ये जो कोनीज मेथड है, अगर नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करके आप ऊपर वाले पे पहुंच रहे हैं तो हमेशा आर्ग्यूमेंट उतना पॉजिटिव, और अगर नीचे वाले को क्लॉकवाइज रोटेट करके ऊपर वाले पे पहुंच रहे हैं तो उतना आर्ग्यूमेंट नेगेटिव। ठीक, तो इस बात को भी लिख लें कि या इसी में हम ऐड कर देते हैं पीछे जो लिखे थे। देखो यही छोटा सा लिख देते हैं, जगह तो है नहीं, या जगह बन जाएगी, अपने पास थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है तो जगह बना सकते हैं। इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो ऊपर जो हमारा बेसिक थॉट चल रहा था उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि देखो क्या हो रहा है, हमने लिखा है कि नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऊपर वाले पे पहुंच रहे हैं, तो यहां पर आप 2 पॉइंट ऐड कर लें। क्या, अगर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है डिनोमिनेटर वेक्टर का, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है डिनोमिनेटर वेक्टर का, तो इसका अर्थ यह होगा कि अल्फा पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा कर दें, मतलब कि अगर बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन है डिनोमिनेटर वेक्टर का, तो यही अल्फा जो भी लिखा जाएगा वो नेगेटिव सेंस में लिखा जाएगा। ये ऐड कर लीजिए, हो गया। तो उसका एग्जाम्पल अभी हमने नीचे देखा, उसका एग्जाम्पल अभी नीचे देखा। देखो ये एग्जाम्पल है। तो अगर Z2 Z1 बाई Z2 लिख रहे हो तो Z2 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो प्लस, और अगर Z2 बाई Z1 कर दे रहे हैं तो उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो माइनस, और अगर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज करके देखो तो फिर बहुत बड़ा एंगल आएगा, तो उसको आपको छोटा करना पड़ेगा ऐसे। देखो ये जो एंगल वाला मामला है इसको और अच्छे से समझने के लिए ट्रायंगल में समझ लेते हैं ना, तो और बढ़िया हो जाएगा। कैसे? सो लेट्स हैव वन मोर बेसिक एग्जांपल। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं आर्बिट्रेरी, तो उसका वर्टेक्स ए जो है दैट इज Z1, B इज Z2 एंड C इज Z3। ठीक है, तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने इसके तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, एंगल मान लेते हैं ऐसे, दिस इज एंगल 30 डिग्री, और ये मान लेते हैं ऐसे 70 डिग्री है, तो 7 3 10, ये बच गया 80 डिग्री। ऐसा है, तीन एंगल हो गए, 30 70 80। ओके, अब क्या क्या पूछा जा रहा है उसको आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं कि बताइए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z2 डिनोमिनेटर में। फिर बच्चों दूसरा पूछ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3। ठीक है, इतने से हो जाएगा, समझ जाएंगे आप क्या आंसर आएगा। तो देखो इसको कैसे सोचना है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि Z1 माइनस Z2, तो सबसे पहले आप वेक्टर का सेंस बहुत अच्छे से पकड़ें, आपको समझ में आना चाहिए कि ये हेड है ये टेल है, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे। तो जैसे अगर पहले को देखें तो Z1 माइनस Z2, तो Z2 है जो पीछे रहता है वो पूंछ है, और इसका जो सर हेड है वो Z1 है।
तो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे, इसको कहेंगे आप वेक्टर z1 माइनस z2। एक मैं बता रहा हूँ, फिर दूसरा आप अपने से करिएगा। ये जो डायरेक्शन बनी है ये वेक्टर ये वाला माना जाएगा, और फिर है z3 माइनस z2, तो ये जो वेक्टर है इसको मानेंगे हम लोग z3 माइनस z2, ऐसा। ठीक है, तो जो नीचे वेक्टर है उसको कितना घुमाने पे ऊपर वाला आएगा वही आंसर होगा। प्लस ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि घुमाने का कार्यक्रम आप किस सेंस में कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन तो प्लस आंसर, और क्लॉकवाइज रोटेशन तो माइनस आंसर। तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं ज़्यादा समय बर्बाद किए बगैर। जैसे इसका आंसर क्या होगा, z3 माइनस z2, इस नीचे वाले वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा है। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट क्या लिखा जाएगा, प्लस 80 डिग्री। प्रिंसिपल वैल्यू है, पाई से कम है। अच्छा, फिर अगर इसकी बात करें सेकंड की, तो अब सेकंड में फिर से आपको वेक्टर चेक करने पड़ेंगे। देखो जरा गौर से, एक है z3 माइनस z2, सॉरी z2 माइनस z3। तो अगर इस वेक्टर को हम देखें तो, सॉरी इस वेक्टर को, तो ये वेक्टर हो गया z2 माइनस z3, ये वाला ऐसा, क्योंकि इसकी पूंछ कहाँ है z3, और एक है z1 माइनस z3, तो ये जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा z1 माइनस z3, ऐसे। तो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब देखो नीचे वाले को किस सेंस में घुमाने पे ऊपर वाली की डायरेक्शन आ रही है, तो z1 माइनस z3 ये है डिनोमिनेटर। अब इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं बच्चों, तब हम ऊपर वाला पहुंच पा रहे हैं। तो ये कौन सा सेंस है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। देखो ये सेंस भी तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां भी हम आंसर क्या लिखेंगे, प्लस 30 डिग्री। बस यही सोचना है। एक और चलो इसमें कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया ऐसा है कि एक और कर लेते हैं थर्ड। तो थर्ड में लिख दिया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ से, अब नीचे कर देते हैं बच्चों z3 माइनस z1, और ऊपर कर देते हैं z2 माइनस z1। अब देखो इसको कैसे हैंडल करोगे, देखो सब लोग देखो। तो अब क्या है कि z2 माइनस z1 एक वेक्टर है, तो इसको थोड़ा अलग से बना लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफी बन गया। तो z2 माइनस z1 ये वाला है बच्चों, ऐसे है ना। दिस इज योर z2 माइनस z1, और z3 माइनस z1 ये वाला है, ये वाला है। और इनके बीच में एंगल कितना है, 70 डिग्री है। तो नीचे वाला जो वेक्टर है उसको किस सेंस में आप घुमा रहे हैं ऊपर वाले तक पहुंचने के लिए। देखो ये है नीचे, इसको इस सेंस में घुमा रहे हैं, तो ये जो सेंस है ये तो घड़ी का ही सेंस है ना, ये तो क्लॉकवाइज सेंस है। तो क्लॉकवाइज सेंस है तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, माइनस 70 डिग्री, ऐसे है कि नहीं। भाई हम क्या कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं, तो नीचे वाले को क्लॉकवाइज घुमाया 70 डिग्री तो ऊपर वाला आ गया, तो माइनस 70 लिखा जाएगा। तो ये पूरा लॉजिक है कोनिस मेथड का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी है और फिर आर्ग्यूमेंट लिखा है तो बता सकते हैं उनके बीच का एंगल क्या है। दिस इज द होल लॉजिक।